वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 एडुकेटी पैटर्न सीरीज के ऊपर, जो हमने यहाँ पर चालू करी है और जिसके अंदर यहाँ पर हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 2025 वाला जो एग्ज़ाम हुआ और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ, इनके अंदर यहाँ पर जो भी सवाल आए थे उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं और साथ साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसके साथ साथ बन सकती हैं उनको भी देखते हैं और क्या क्या सवाल यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज़ है यहाँ पर आपकी डिमांड के ऊपर ही यहाँ पर हमने शुरू करी है और इसका यहाँ पर पार्ट 3 है जो कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर जो पार्ट 3 है वो यहाँ पर निकाल रहे हैं और इस वाले वीडियो को आप यहाँ पर पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर एडुकेटी के पैटर्न के अंदर क्या सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। तो और भी चीज़ों को यहाँ पर साथ में देखते हुए चलेंगे। और ये वाली यहाँ पर जो सीरीज़ है यहाँ पर ये हमने स्पेशली एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए निकाली है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम जैसा अभी आने वाला है, एसएससी सीजीएल आने वाला है या एसएससी सीएचएसएल आने वाला है उसके बाद, तो उन सब के लिए भी ये वाली यहाँ पर जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब हम यहाँ पर जो भी सवालों को देखेंगे वो यहाँ पर आपके एक्चुअल के अंदर यहाँ पर जो पेपर हुए हैं अभी 2 कंडक्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, इन दोनों के अंदर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये कौन से सवाल हैं यहाँ पर उनको हम यहाँ पर बारी बारी यहाँ पर पूरा देखेंगे और यहाँ पर इनका सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं वहाँ से। और तो देखो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि यहाँ पर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जा रहे थे और साथ साथ यहाँ पर एचडीआई जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ से भी सवाल आए थे। ठीक है, और बाकी भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स थे जैसे ब्रिक्स हो गया, उनसे भी टॉपिक आए थे, उनसे भी सवाल आए थे। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स थे जिनसे हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये भी उन्हीं में से है। तो देखो यहाँ पर जो इन लोगों ने सवाल पूछा है आपसे, वो पूछा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2025 वाला जो है, तो हैप्पीएस्ट कंट्री यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे है वो नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछी है कि हैप्पीएस्ट कंट्री बताओ आप एशिया के अंदर। किसके अंदर बताओ? एशिया के अंदर बताओ। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से सवाल पूछ लिया। अब देखो एशिया के अंदर यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है यहाँ पर ताइवान। आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ताइवान है वो यहाँ पर पहले नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर रैंक कर रहा है ताइवान। तो एशिया के अंदर यहाँ पर जो ताइवान है वो यहाँ पर पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये ताइवान की, अगर आप लोगों से रैंकिंग पूछ ले, वर्ल्ड की रैंकिंग पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो है 27th। ठीक है, ताइवान की यहाँ पर रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर 27th। और अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछें कि यार वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बताओ, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, सिर्फ एशिया के अंदर नहीं, ओवरऑल, अगर ये मान लो आप लोगों से ओवरऑल पूछ ले, ठीक है, कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे बताओ कि कौन सी कंट्री यहाँ पर रैंक कर रही है, तो आपको यहाँ पर लगाना है फिनलैंड। और यहाँ पर ये जो फिनलैंड है ना, ये ऐसी कंट्री है जो कि पिछले बहुत सालों से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करी हुई है कि ये फर्स्ट नंबर पे ही है, इसको अभी तक कोई हटा नहीं पा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फिनलैंड ही रही है बहुत सालों से, और बहुत सालों से यहाँ पर कोई भी फिनलैंड को अभी तक हटा नहीं पाया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है, देखो ये तो है 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, और 2025 के अंदर ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग है 2025 के अंदर 118। ठीक है, 118 यहाँ पर रैंक है इंडिया की। और यहीं अगर मान लो ये लोग आप लोगों से कहें कि 2024 के अंदर बताओ कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कौन सी कंट्री रैंक कर रही है ओवरऑल, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो भी आपको फिनलैंड ही लगाना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो फिनलैंड है वो बहुत सालों से यहाँ पर पहले नंबर पे है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये 2024 के अंदर इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग पूछ लें, तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर क्या रैंकिंग है 2024 के अंदर, तो वो है यहाँ पे 126। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। और जो पहले नंबर पे यहाँ पर जो एशिया के अंदर रैंक करती है वो है ताइवान। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, तो वो है यहाँ पर ताइवान की रैंकिंग 27। अगर वो ये नहीं पूछे कि यार एशिया के अंदर बताओ कौन सी कंट्री रैंक करती, कहती है ताइवान की बताओ ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या रैंकिंग है हैप्पीएस्ट इंडेक्स के अंदर, तो आपको लगाना है 27th। और वैसे ही आप देख सकते हो इंडिया की है 2025 के अंदर 118 और 2024 के अंदर 126।
और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर बहुत सालों से फिनलैंड ही है, तो इस वाली बात का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है जो कि आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था, तो वो था यहाँ पर व्हाट इज द बुक द पद्मा एंड द ब्लू डायनासोर बाय वैशाली श्रॉफ अबाउट। अब यहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों ने शायद राइटर का नाम पूछा हो, जो कि है यहाँ पर वैशाली श्रॉफ, जिन्होंने लिखी है द पद्मा एंड द ब्लू डायनासोर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इस सवाल के अंदर कि ये बुक किसके ऊपर यहाँ पर आधारित है, क्या है इस किताब के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो देखो बेसिकली इस किताब के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर यहाँ पर जो रिमेन्स मिले हैं यहाँ पर डायनासोर के, उसकी बात करी गई है। और साथ साथ यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी यहाँ पर आप जो देख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है कि इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है इस किताब के अंदर, द रिमेन्स ऑफ डायनासोर इन इंडिया एंड पैलियोंटोलॉजी, जो कि यहाँ पर होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हो, द एडवेंचर्स ऑफ पद्मा एंड द ब्लू डायनासोर, और ये किसने लिखी है, वैशाली श्रॉफ ने लिखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रीड अबाउट इंडियन डायनासोर्स इन साइट। अब अगला सवाल जो कि आप लोगों से पूछा गया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 2025 वाले यहाँ पर एग्जाम के अंदर, तो आपके सामने है इन गुजरात व्हाट इज डांस परफॉर्म विद स्टिक्स कॉल्ड। अब इसका यहाँ पर सबको जवाब पता होगा कि यार हम जो स्टिक्स होती हैं उनसे हम यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो डांस है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, गुजरात का डांस है। तो कौन सा होता है, डांडिया हम खेलते हैं, हम स्टिक्स की मदद से ही खेलते हैं। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, है ना, स्टिक से खेला जाता है और काफ़ी लोगों को पसंद भी होगा ये, है ना, इवन तो आप गुजरात से हो या नहीं हो, आपको ये पसंद होगा ये वाला डांस। तो इसका यहाँ पर बहुत ही ईजी सा यहाँ पर सवाल पूछा था इन्होंने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डांडिया रास। अब ये यहाँ पर जनरली जो खेला जाता है, ये खेला जाता है स्पेशली ये जो खेला जाता है वो खेला जाता है ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, ये पूछ लें तो आप इसको लगा कर आना, अगर ये पूछ लें कि यहाँ पर खासकर एक कब खेला जाता है, तो नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम पे खेला जाता है। अब देखो यहाँ पर जो बाकी के यहाँ पर जो डांस फॉर्म है, जैसे बिहू है, बिहू आपको यहाँ पर पता होगा आसाम का है, फेमस है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब पता होगा कि ये आसाम का है। और अगर हम यहाँ पर देखें घूमर, घूमर का राजस्थान है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है राजस्थान का डांस घूमर। और यहीं अगर मैं बात करूं गरबा, तो गरबा यही गुजरात का है फिर से। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं जो कि यहाँ पर शायद बन सकते हैं, गुजरात के यहाँ पर कुछ और डांसेस जो कि आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जो कि गुजरात के फेमस है, छोटे से है, थोड़े बहुत याद कर लो। यहाँ पर देखो गरबा है, गरबा की अभी हमने यहाँ पर बात करी, ऑप्शन के अंदर भी था, ये गुजरात का है। वैसे ही यहाँ पर एक हो गया डांडिया राज, जिसका यहाँ पर अभी आपने सवाल देखा। अब देखो ये जो है टिप्पणी, ये भी यहाँ पर कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें एक है पधार, तो ये भी यहाँ पर कहाँ का है, गुजरात का है। वैसे ही यहाँ पर रास, वैसे ही यहाँ पर हुडो, और यहाँ पर मतुगड़ी, और यहाँ पे सिद्धि धमल। अब एक सवाल आप लोगों का यहाँ पे 5 ईयर प्लान से पूछा गया है। अब 5 ईयर प्लान बेसिकली यहाँ पर असल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जो सवाल होते हैं वो हर बार एसएससी पूछती है। कभी हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेटेज ना देखने को मिले, लेकिन हर एग्ज़ाम के अंदर इससे सवाल आते हैं। कभी ना कभी आपका यहाँ पर इससे सामना होगा ही, इसलिए ये वाला यहाँ पर टॉपिक पढ़ना ज़रूरी होता है। और हम भी यहाँ पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराते हैं, और हम भी यहाँ पर एसएससी एमटीएस का यहाँ पर जो बैच है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हो और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि अभी यहाँ पर एडुकेटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो सवाल है वो है कि यहाँ पर जो ये बताओ कि यार विच कंट्री हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। अब किस कंट्री ने यहाँ पर मदद करी थी यहाँ पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर, इंडिया के अंदर हैवी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो जब यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो यहाँ पर शुरू हुआ था 1951 से। ठीक है, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो यहाँ पर शुरू हुआ था 1951 से,
और वही है 5 ईयर प्लान है तो ये 5 साल चलेंगे। तो वो यहाँ पर चला था 1956 तक। फिर यहाँ पर ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद यहाँ पर आया सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक चला। अब ये यहाँ पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस था? सबसे ज़्यादा फोकस था ये इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, कि यहाँ पर हमें हैवी इंडस्ट्रीज है और जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमें उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो मेन फोकस था वो था यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो देखो यहाँ पर जो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पर हमें मदद करी थी इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब वो कौन सी 3 कंट्रीज थी? ठीक है, वो 3 कंट्रीज थी यहाँ पर यूएसएसआर, रशिया, और एक थी यहाँ पर यूके, और एक थी यहाँ पर वेस्ट जर्मनी। जो यहाँ पर यूएसएसआर रशिया था, इसने यहाँ पर मदद करी थी यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री को यहाँ पर सेटअप करने के अंदर? आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने यहाँ पर मदद करी थी भिलाई स्टील प्लांट को सेटअप करने के अंदर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो जर्मनी है, जर्मनी ने यहाँ पर मदद करी थी रौरकेला। कौन सा स्टील प्लांट को यहाँ पर इन्होंने मदद करी थी? रौरकेला स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश करने के अंदर इन्होंने मदद करी थी, जर्मनी ने। और वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम है, इसने यहाँ पर कौन सी प्लांट को यहाँ पर मदद करी थी? उसने करी थी यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज ने यहाँ पर मदद करी थी यहाँ पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के अंदर। तो यहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर योगदान है। काफी इजी सवाल नहीं है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 5 ईयर प्लान से थोड़ा घुमा के सवाल पूछा है। ठीक है, घुमा के सवाल पूछा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों का आया है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर, ये पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताओ, है ना। अब यहाँ पर आप इन ऑप्शंस के अंदर से बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखो पहला ऑप्शन है यहाँ पर एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की तरह यहाँ पर एक्ट करता है राज्यसभा के, जो कि सही है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ये यहाँ पर सही जवाब है। एक्चुअली के अंदर ये एक प्रिविलेज होता है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पास कि वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की तरह यहाँ पर एक्ट करता है इन द राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन के अंदर लिखा है एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ अ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सही बात है, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर होगा ही नहीं, जब यहाँ पर वो वाली सीट ही वैकेंट है, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट, है ना। इसलिए यहाँ पर उनको यहाँ पर बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन दे आर एब्सेंट। सही बात है, जब वो यहाँ पर होंगे ही नहीं ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पर जो चार्ज संभालेगा वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ही संभालेगा, उनके सारे फंक्शन उन्हीं को पूरे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? वो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव। और यहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनने की, अगर मान लो ये लोग आप लोगों से ये पूछ लें कि बताओ क्वालिफिकेशंस बताओ, तो क्वालिफिकेशन के अंदर एक तो वो सिटीजन होने चाहिए यहाँ पर इंडिया के, पहली यहाँ पर एक बेसिक सी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ये है। दूसरी यहाँ पर ये कि उन्होंने यहाँ पर 35 साल की यहाँ पर जो उम्र है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली हो, है ना। ये होना चाहिए, ये है यहाँ पर दूसरी क्वालिफिकेशन। तीसरी है कि यहाँ पर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर तीसरी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो चौथी एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है वो है कि वो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऑफिस यहाँ पर नहीं अपने पास रखें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो यहाँ पर काफ़ी सारों के अंदर यहाँ पर ये वाली यहाँ पर जो कंडीशन होती है ये गिवन होती है। ठीक है, और 35 साल का भी यहाँ पर आपको याद होगा। तो ये 4 कंडीशन होती हैं जो कि यहाँ पर ज़रूरी होती हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर जो एक सवाल आया है वो आपका यहाँ पर एक्ट से भी यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पर जो एक्ट से यहाँ पर सवाल आप लोगों से पूछा है वो पूछा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने यहाँ पर जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम आज़ाद हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर रूल हटाने के बाद
यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर जो पावर चली गई थी वो चली गई थी यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो वो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर एक्ट था, वो था यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 का यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो रूल था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का वो यहाँ पर एंड हो गया, और यहाँ पर जो पूरी पूरी यहाँ पर जो पावर थी, है ना, ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर इस एक्ट के तहत यहाँ पर मिल गई थी, और ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। अब यहाँ पर ये ब्रिटिश क्राउन को मिली, मतलब क्वीन विक्टोरिया जो थी यहाँ पर उनको जो पावर थी वो डायरेक्टली यहाँ पर हैंड ओवर हो गई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास कोई भी पावर नहीं बची, उनके पास कंट्रोल नहीं बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनरली और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो एक्ट था 1858 का, ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिली थी कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हैं, जिनको हम यहाँ पर बोलते थे गवर्नर जनरल, उनको यहाँ पर फिर बुलाया जाने लगा वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ पर बुलाया जाने लगा वायसराय। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फो है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो वायसराय थे वो यहाँ पर कौन थे, अगर मान लो ये यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए तो फर्स्ट वायसराय यहाँ पर काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, है ना, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम अगला यहाँ पर देखें, अगला ऑप्शन है यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसका सही जवाब तो आपको यहाँ पर इस सवाल का समझ आ गया होगा, 1858 का यहाँ पर जो GOI एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो इसका यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर जो पावर है वो ट्रांसफर होकर कहाँ चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब यहाँ पर जो देखो जो अगला यहाँ पर ऑप्शन है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर हमने जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पर ऐड करवाया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये वाला यहाँ पर काम हुआ था 1861 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप एक तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, एडेड इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब अगर हम यहाँ पर अगला एक्ट देखें, उसके अंदर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अगला है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस वाले एक्ट के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिला था, है ना, ये वाला यहाँ पर जो आपके पास एक्ट था इसके अंदर आपको देखने को मिला था क्या क्या चीज़ें। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से सवाल उठकर आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की यहाँ पर जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, वो वाली यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट करी गई थी 1773 के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पोस्ट थी ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो यहाँ पर क्रिएट करी गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, वो यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर पूछ लिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले कौन थे। तो यहाँ पर जो पहले थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर मान लो यहाँ पर जो अगला है आपका, है ना, अगला क्या है, चार्टर एक्ट 1833, है ना, अगला है चार्टर एक्ट 1833। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, वो यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर हम उसको क्या बुलाने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए इन सब के बारे में, ये सारे के सारे थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक्ट से यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर बनकर आ रहे थे। और यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, वो यहाँ पर कौन थे, अगर ये आप लोगों से पूछ ले, काफ़ी बार यहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहले थे वो यहाँ पर कौन थे, वो थे यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर 1833 का यहाँ पर जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसके अंदर यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पर इंडिया का, वो यहाँ पर एक्टिव हुआ। और बेसिकली यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास से ले ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिली थी 1833 के एक्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर जो एक्ट से आया था वो भी यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको काफ़ी बार बोला भी है मेरे वीडियोस के अंदर कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, यहाँ से जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्ट में आता है। और यहाँ से देखो सवाल आ गया, व्हाट वाज द एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका यहाँ पर आपको जो जवाब है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है, टू इंट्रोड्यूस अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में एक संघीय ढांचा शुरू करना। ठीक है, अब इसका यहाँ पर बेसिकली क्या था, है ना, बेसिकली यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस तो करना था, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर देखो क्या चीज़ें होती हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक तरफ यहाँ पर होंगे जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। ठीक है, एक तरफ होंगी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, है ना, और यहाँ पर जो दूसरी तरफ यहाँ पर जो होंगे वो होंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर कौन होंगे, दूसरी तरफ होंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इन्होंने सोचा था। तो यहाँ पर जो था, इसका जो एम था वो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो था उसको इंट्रोड्यूस करने का था। अब देखो यहाँ पर जो एक सवाल आप लोगों का यहाँ पर पूछा गया है वो यहाँ पर पूछा गया है कि ये बताओ कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो यहाँ पर होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन यहाँ पर बेसिकली जो होता है वो यहाँ पर एक एनर्जी होती है जो कि यहाँ पर जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एटम से। ठीक है, आप यहाँ पर जो देखते हो, जो यहाँ पर बाहर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, इनको यहाँ पर जो टाइटली बाउंड होते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली एक एनर्जी के थ्रू यहाँ पर उनको रिमूव करने को यहाँ पर बोलते हैं हम आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल जैसे होते हैं, अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं ताकि वो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर हटा सकें एटम से। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है उसके अंदर भी आपको एक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब एक्ट आपके लिए यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एक्ट है ना, उससे कितने सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर। यहाँ पर कितने सारे एक्ट्स यहाँ पर आपको अभी तक देखने को मिल गए। तो और हम जो यहाँ पर करा रहे हैं वो यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे एक्ट यहाँ पर जो है वो अच्छे से कर जाने हैं, क्योंकि आप वहाँ पर अपने नंबर गवा दोगे अगर आपने एक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। अब देखो यहाँ पर है, बाय विच एक्ट वॉज द मोनोपली ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर जो मोनोपली थी यहाँ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो यहाँ पर किस एक्ट के द्वारा यहाँ पर खत्म हुई। अब मोनोपली का मतलब होता है पूरा कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर बोला जाता है जैसे एक तरीके से इन्हीं की यहाँ पर चलती हो मार्केट के अंदर, है ना, और ये बात सच भी है। तो यहाँ पर किस एक्ट के द्वारा यहाँ पर इनकी मोनोपली यहाँ पर खत्म हुई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसका यहाँ पर सही जवाब है चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813, है ना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इनकी यहाँ पर चलो मोनोपली यहाँ पर खत्म तो हुई, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखो इसका एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड थी हमारी, है ना, यहाँ पर ट्रेड थी टी के अंदर, मतलब चाय के अंदर, है ना, एक तो ट्रेड इन टी। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा है वो है यहाँ पर जो हम ट्रेड करते थे चाइना के साथ। तो यहाँ पर जो दो ट्रेड है, एक तो ट्रेड इन टी और दूसरा है ट्रेड विद चाइना। ये जो दो चीजें थी ना, इन दोनों के अंदर यहाँ पर जो कंट्रोल था वो यहाँ पर कंपनी के पास ही था 1833 तक। ठीक है, सो यहाँ पर जो कंट्रोल था वो यहाँ पर किसके पास यहाँ पर रहा, रिमेन्ड विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहाँ पर इसका यहाँ पर जो कंट्रोल था वो यहाँ पर रहा। अब कब तक रहा ये भी इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके पास यहाँ पर जो कंट्रोल रहा वो रहा यहाँ पर 1833 तक। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो जो अगला यहाँ पर ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 तक यहाँ पर यहाँ पर जो दो कंट्रोल थे ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो गए थे कंपनी के पास। ठीक है, मतलब उसके पास इनका भी यहाँ पर जो मोनोपली थी वो यहाँ पर चली गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टी के अंदर यहाँ पर जो ट्रेड करते थे और जो चाइना के साथ ट्रेड करते थे वो भी यहाँ पर चला गया 1833 तक। अब यहाँ पर देखो जो अगला है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने उठाकर यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया ताकि यहाँ पर ये जो कंपनी की यहाँ पर जो पॉलिटिकल अफेयर है उनको ये रेगुलेट कर सके, है ना। तो यहाँ पर क्या बनाया गया था, इसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर इन्होंने यहाँ पर बनाया था सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अगला यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन वो है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके अंदर क्या हुआ था बेसिकली कि यहाँ पर जो ब्रिटिश है ना, उसने यहाँ पर पहला कदम लिया ताकि ये रेगुलेट कर सके यहाँ पर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इनका मोटिव था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जहां से सवाल बनते हैं वो ये भी है कि यहाँ पर 1773 का यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट था इससे यहाँ पर बनाया गया क्रिएटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली अगर पूछ ले तो आपको ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा बनाया गया। और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना कैलकटा की, वो भी यहाँ पर इसी एक्ट के द्वारा यहाँ पर बनाई गई। तो यहाँ पर ये सारी की सारी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एक्ट है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं एक्ट से। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों का पद्म भूषण से आया है। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2025। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री और भारत रत्न है, ठीक है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी कर लो, यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे आपके पेपर के अंदर। आप यहाँ पर टीसीएस हो या यहाँ पर एडुकेटी हो या यहाँ पर कोई भी वेंडर हो, आप ये मानकर चलो वहाँ पर 90% चांसेस है कि यहाँ पर किसी शिफ्ट के अंदर तो यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। और काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम यहाँ पर जो तैयारी कराएंगे उसके अंदर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर लेते हुए चलेंगे, जो भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, जो पद्म भूषण यहाँ पर जो है अवार्ड 2025 का, वो यहाँ पर किस प्लेयर को मिला है, तो यहाँ पर आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो PR श्रीजेश। ठीक है, उनको यहाँ पर मिला है पद्म भूषण 2025 के अंदर। और ये हैं हमारे फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन। ठीक है, ये भी चीज आपको यहाँ पर साथ साथ पता चल रही है, मतलब ये किसके प्लेयर हुए, ये हुए हॉकी के प्लेयर। ये भी चीज आपको समझ आ गई। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पद्म भूषण जो है ना वो यहाँ पर 19 लोगों को यहाँ पर मिला है। ठीक है, 19 लोगों को यहाँ पर अवार्ड हुआ है 2025 के अंदर। अब हम क्या है कि सबको तो देखो हम याद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है ना, अब हम यहाँ पर उनको देखते हुए चलते हैं कि यार किन किन को यहाँ पर मिला है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो भी हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अब देखो आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पर जो पद्म भूषण यहाँ पर जो अवार्ड है वो यहाँ पर मिला है PR श्रीजेश को। अब यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर 19 लोगों को मिला है। अब सारे के सारे 19 तो आप याद नहीं कर सकते, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर इनकी रीडिंग मार लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि ये हर बार यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो पद्म भूषण अवार्ड जो है ना, वो यहाँ पर 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को पता भी है ये वाली बातें। और यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि यार 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड यहाँ पर कौन सा है, मान लो मैं बोलूं 2nd पे, तो 2nd पर यहाँ पर कौन सा है, पद्म विभूषण। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर फर्स्ट पर कौन सा है, तो फर्स्ट पर है हमारा भारत रत्न। नाम से भी आप बता सकते हो कि यहाँ पर पहले पर है भारत रत्न। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर फोर्थ पर कौन सा है, तो आपको फोर्थ पर भी पता होना चाहिए कि वो है यहाँ पर पद्म श्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका ऑर्डर है ना, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर देखो जो पद्म भूषण जो है ना, उसके अंदर 19 रेसिपिएंट्स हैं, मतलब 19 लोगों को यहाँ पर इसका अवार्ड मिला है इस बार। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 19 के 19 को तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर हिम्मत हार जाओगे, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी नोटेबल हैं उनमें से यहाँ पर जो पहले हैं वो है यहाँ पर सूर्य प्रकाश।
ना सूर्य प्रकाश यहाँ पर उनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर, जर्नलिज्म में, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हैं कर्नाटका से। अब यहाँ पर कर्नाटका से ही यहाँ पर आप देखो आर्ट के अंदर मिला है यहाँ पर अनंत नाग को। और यहाँ पर देखो जो विवेक देबरॉय हैं इनको यहाँ पर मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर, और ये यहाँ पर दिल्ली से। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने इसके आगे स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि इनको ये पोस्टमसली मिला है। मतलब जब ये नहीं रहे इस दुनिया के अंदर उसके बाद यहाँ पर ये इनको अवार्ड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जतिन गोस्वामी यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर आर्ट के लिए मिला है, और ये है यहाँ पर आसाम से। और यहाँ पर आप अगला देखो, अगले हैं यहाँ पर जोस चैको पेरी पुरम, और इनको मिला है यहाँ पर मेडिसिन के अंदर, और ये हैं यहाँ पर केरला से, ठीक है। और यहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलाश नाथ दीक्षित, आर्कियोलॉजी के अंदर यहाँ पर इनको मिला है, दिल्ली से हैं। मनोहर जोशी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनको मिला है पोस्टमसली, है ना, इनको पोस्टमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये थे यहाँ पर महाराष्ट्र से, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं बाकी के यहाँ पर जो अदर ल्यूमिनरीज हैं जो कि यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर थोड़े थोड़े यहाँ पर आप जिनकी देख सकते हो, जो थोड़े थोड़े यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर आप देख सकते हो PR श्रीजेश यहाँ पर आ चुके हैं, है ना, स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर इनको मिला है, और ये हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पद्म भूषण के अंदर, जो कि है 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। अब यहाँ पर देखो अगला अवार्ड यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की भी अब हम बात करेंगे, है ना, जो कि है 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड, 2nd हाईएस्ट। पहले पर मैंने बताया था भारत रत्न है, दूसरे पर है पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण, और चौथे पर है पद्म श्री। अब यहाँ पर देखो 2025 के अंदर ये 7 लोगों को मिला है ना। अब यहाँ पर ये 7 लोग कौन है, इनको तो देखो आप सारे को याद कर सकते हो, 7 लोग हैं। 7 लोग यहाँ पर याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक से यहाँ से हमेशा सवाल आते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर पास्ट के पेपर अगर आपने कभी भी लगाए होंगे ना, आपको पता होगा यहाँ से सवाल उठकर आते हैं, है ना। आप कोई भी किताब उठाकर लगा लो, प्रीवियस ईयर के आपको दिख जाएगा यार, हर बार आया है यहाँ से सवाल। अब यहाँ पर देखो जो दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी हैं इनको यहाँ पर मेडिसिन के अंदर मिला है, और ये है यहाँ पर तेलंगाना के अंदर। और कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण। और हम यहाँ पर सारे के सारे कौन से अवार्ड्स को देख रहे हैं, पद्म विभूषण को ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो अगले हैं यहाँ पर जस्टिस जगदीश सिंह खेहार, ठीक है। और ये यहाँ पर इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के अंदर, और ये यहाँ पर चंडीगढ़ से। इनकी यहाँ पर आप रीडिंग भी लगा लो तो भी यहाँ पर बहुत है ना। इतना यहाँ पर आपको नाम एकदम एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक होती है पिक्टोरियल मेमोरी, जिसके अंदर आपको दिखता है कि यार ये आपको दिख रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर याद रह जाता है। एक है यहाँ पर कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको यहाँ पर मिला है आर्ट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम, इनको मिला है यहाँ पर आर्ट के अंदर। वैसे ही यहाँ पर जो है MT वासुदेवन नायर, इनको यहाँ पर मिला है पोस्टमसली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इनको मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर, और इनका यहाँ पर नाम है MT वासुदेवन नायर। इनको मिला है पोस्टमसली, मतलब यहाँ पर जब वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे उसके बाद इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर देखो अगली हैं यहाँ पर ओसामू सुजुकी, और इनको भी यहाँ पर पोस्टमसली मिला है, और ये यहाँ पर जापान से। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि यार कौन इंडिया से नहीं है और उनको यहाँ पर पोस्टमसली यहाँ पर दिया गया है पद्म विभूषण, और किसके अंदर दिया गया है, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर दिया गया है। और यहाँ पर किसको मिला है, ओसामू सुजुकी को पोस्टमसली। और अगर हम यहाँ पर देखें शारदा सिन्हा, इनको भी यहाँ पर पोस्टमसली मिला है आर्ट के अंदर, और ये थी यहाँ पर बिहार से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पद्मश्री है ना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, और मैंने यहाँ पर सीक्वेंस आपको बता दिए हैं सबके। तो यहाँ पर 113 लोगों को मिला है 2025 के अंदर। अब आप सोचोगे यार ये भी बताना इंपॉर्टेंट है क्या, 113 को मिला है, इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ से भी सवाल उठकर आ गया था कि यार कितने लोगों को दिया गया है बताओ तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्मश्री यहाँ पर इतने लोगों को मिला है, तो जाहिर सी बात है आप सबको तो याद नहीं रखोगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर देखते हैं। एक देखो अरिजीत सिंह को भी मिला है, ठीक है।
तो यहाँ पर अरिजीत सिंह को यहाँ पर मिला है पद्मश्री, आर्ट के अंदर मिला है, जाहिर सी बात है इसी कैटेगरी के अंदर दिया जाता है सिंगर्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी फिल्म सिंगर वेस्ट बंगाल से हैं। ये भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो भी इनके फ़ैन है, इवन मैं भी इनका फ़ैन हूँ। और यहाँ पर देखो जो रिकी केज हैं म्यूजिक कंपोजर, इनको यहाँ पर दिया गया है पद्मश्री। म्यूजिक कंपोजर की कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? रिकी केज को मिला है। और अगर हम यहाँ पर देखें जसपिंदर नरूला, इनको मिला है सिंगर की कैटेगरी के अंदर ही। और अगर हम यहाँ पर देखें राधा बहिन भट्ट, इनको मिला है यहाँ पर सोशल वर्क की कैटेगरी के अंदर। और ये है यहाँ पर उत्तराखंड से। इनका यहाँ पर शहर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंटिल वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिन कैटेगरी में मिला है ये इंपॉर्टेंट होता है और उनका यहाँ पर जो नाम है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सोशल वर्क के अंदर इनको यहाँ पर मिला है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो जो जगदीश जोशिला हैं, इनको मिला है यहाँ पर लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर। और अगर यहाँ पर हम अगला देखें तो अगले हैं यहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़, और इनको यहाँ पर मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के अंदर ही। और वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं रतन पारीमो को यहाँ पर मिला है आर्ट के अंदर, है ना। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिनके भी आगे मैंने स्टार लगाया है वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर ये एमसीक्यू सीरीज तो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए, जो कि एडुकेटी के पैटर्न के ऊपर है। साथ साथ अगर आप यही टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो आप पढ़ सकते हो। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस 2025 का जीके क्रैश कोर्स जो बैच है वो यहाँ पर ले आए हैं। और ये यहाँ पर एक रिवीजन बैच है। क्या है ये यहाँ पर? ये है एक रिवीजन बैच है जिसके अंदर हम यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके, उनको तो कवर कराएंगे ही कराएंगे। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर जो एडुकेटी के यहाँ पर जो पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड है ना, जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक्स को, हम उनको भी कवर कराते हुए चलेंगे। जैसे मान लो अभी सिलेक्शन पोस्ट के यहाँ पर पेपर हुए, वैसे ही एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर हुए। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर सीजीएल के होंगे तो हम यहाँ पर उनको भी एनालिसिस करेंगे, उनकी आंसर की आएगी तो हम उनको भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जीके ओरिएंटेड यहाँ पर ये पूरा बैच रहेगा। और एमटीएस यहाँ पर आते आते आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस वाले बैच के अंदर आपको एक तो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको यहाँ पर इसके अंदर प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेंगी, ठीक है, जिनका आप यहाँ पर आराम से प्रिंट निकाल कर आप पढ़ सकते हो। और साथ साथ इसके अंदर आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे। अब क्लास नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे क्विजेस भी दी जाएंगी इन्हीं टॉपिक्स की जो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्विजेस भी दी जाएंगी, है ना। और इन क्विजेस के अंदर इन्हीं टॉपिक्स सारे के सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर आपको कवर्ड मिलेंगे। और अभी आपको यहाँ पर कम से कम हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं 3500 क्वेश्चंस की यहाँ पर जो क्विजेस हैं हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जो बैच के अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। जो बैच के अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो हमारे साथ जो आप डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपके जो भी यहाँ पर डाउट सेशन है वो आप हमसे पूछ सकते हो ओवर व्हाट्सएप। तो वो भी आपको यहाँ पर जो प्रिविलेज है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा इस वाले बैच के अंदर। तो यहाँ पर जो डाउट सेशन है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजी है, जिस भी तरीके से आपको यहाँ पर गाइडेंस चाहिए, वो सारी के सारी हम यहाँ पर आप लोगों के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी इसके अंदर एनरोल होना चाहता है वो यहाँ पर हो सकता है। और इसके अंदर यहाँ पर जो बेसिक हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा एसएससी एमटीएस 2025। बाकी यहाँ पर ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये यहाँ पर हम कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर आपको ऊपर से यहाँ पर एक ओवरव्यू यहाँ पर मिलता रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या सवाल आए थे, और वो सारे के सारे यहाँ पर जो सवाल हैं उनको हम यहाँ पर कवर कराते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे साथ पूरा डेडिकेटेड तरीके से यहाँ पर तैयारी करना चाहता है वो यहाँ पर जुड़ सकता है बैच के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमसे क्वेरी भी पूछ सकते हो अपनी। यहाँ पर किसी को अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो यहाँ पर पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।